मीडिया वन प्लस के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दीपांकर गुप्ता। तमाम खबरें हम आपके साथ लाते हैं और अंदर की बात भी आपको बताते हैं। लेकिन आज शहादत को नमन करने का दिन है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो सीडीएस हैं उनकी कल शहादत हुई है। न केवल उनकी बल्कि उनकी धर्मपत्नी और साथ ही साथ जो 11 हमारे वीर जवान हैं वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत पाई है। आज हम बात करेंगे सीडीएस विपिन रावत जी की, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह 40 साल से ज्यादा की उनकी सर्विस रही देश के प्रति। सेना में उन्होंने अलग अलग जो पदभार हैं उन पर काम किया और कहां कहां इन्होंने अपनी ड्यूटीज दी। सबसे पहले हम आपको ये बताते चले कि जनरल विपिन रावत दरअसल गढ़वाल उत्तराखंड में इनका पैतृक गांव है, और इनके पिताजी भी खुद लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। यानी कि सेना की एक पूरी जो पूरा सिलसिला इन्होंने जब से ये पैदा हुए तभी से इन्होंने अपने घर पे सेना का वो जज्बा देखा, वो जुनून देखा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जब शामिल हुए सेना में, इसके बाद इन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया और इन्हें कई हम आपको बताएं कि कई जो शौर्य मेडल्स हैं उनसे भी सम्मानित किया गया। जनरल विपिन रावत की जब हम बात करते हैं तो जनरल विपिन रावत को लेकर याद आता है सर्जिकल स्ट्राइक, जनरल विपिन रावत को लेकर याद आता है बालाकोट एयर स्ट्राइक। जनरल विपिन रावत को का नाम आते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो आ जाता है, आप ये मानिए कि ऑपरेशन ऑल आउट। और ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में बहुत ही अहम था। एक समय था जब 2010-12 के बाद हम आपको बताएं कि यहाँ पर आतंकवादियों की संख्या काफी ज्यादा थी और उन्हें खत्म करने के का जिम्मा जनरल विपिन रावत ने उठाया, और उन्होंने लगातार यहाँ पे 2016-17 तक जो ऑपरेशन ऑल आउट यहाँ पे चलाया वो अभी भी जारी है। आप जानते हैं लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम हमारी जो सेनाएं हैं वो कर रही हैं। और ऐसे में जनरल विपिन रावत जब 2015 में नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार में घुसकर उन्होंने जो नागा आतंकी हैं उन्हें मार गिराया था, और इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी कि किस तरह हिंदुस्तान की फौज ने दूसरे देश में घुसकर जो आतंकी संगठन है और वहां पे जो कैंप हैं उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी तरह जब 2000 बाद में जब उड़ी स्ट्राइक हुई और उड़ी स्ट्राइक में किस तरह जो पीओके में कैंप्स हैं उन्हें मार गिराया गया, उस समय भी जनरल विपिन रावत की इसमें एक अहम भूमिका रही थी। 2019 में इन्हें 2019 फरवरी में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई और आप जानते हैं पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, इसके बाद किस तरह से बालाकोट स्ट्राइक हुई उसकी पूरी प्लानिंग में जनरल विपिन रावत शामिल थे। हम आपको ये बताते चले कि किस तरह सेना को एक नवीनकरण सेना का करना है और किस तरह सेना को एक नए आयाम पर लेके जाना है। चाइना का थ्रेट जनरल विपिन रावत के दिमाग में था, और सबसे अहम बात की 2 दिन पहले ही जनरल विपिन रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए एक अहम स्टेटमेंट दिया था, और वही उनका लास्ट स्टेटमेंट था कि बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए हमें तैयार होना है। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये हमारा कोरोना का दौर है और बायोलॉजिकल वारफेयर आने वाले समय में हो सकती है, इसे लेकर जनरल विपिन रावत ने कहा कि बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए हमें तैयार रहना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनकी जो दूरअंदेशी थी वो कहाँ तक थी, कहाँ तक वो सोचा करते थे। लेकिन वो दिन आ गया, दुखद दिन कल आ गया जब जनरल विपिन रावत हम सब के बीच में नहीं रहे। हम हालांकि सब लोग यही चाहते थे कि जो एक इंजर्ड हुए हैं हमारे जवान वो जनरल विपिन रावत हों, पर ऐसा नहीं हुआ। हम नमन करना चाहते हैं, सैल्यूट करना चाहते हैं न केवल जनरल विपिन रावत को बल्कि उनकी पत्नी को भी, जो हर समय उनकी अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहा करती थी, और साथ ही साथ जो 11 वीर जवान हमारे जिन्होंने शहादत पाई है इस पूरे ये जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसमें शहादत पाई है, उन्हें भी हम नमन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बाकी खबरें भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। और 3 टीआरएफ के कमांडर मारे गए हैं, कैटेगराइज्ड मिलिटेंट्स थे, जिनमें हम आपको बताएं कि हुसैन गनई सबसे इम्पॉर्टेंट था, और हुसैन गनई कई सिविलियन किलिंग्स में सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स पे शामिल था, और शोपियां में हमारी सुरक्षा बलों ने इन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है।
शहीदों को नमन करने का समय आ गया है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था कि तमाम जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ ही साथ जो हमारे तमाम सड़कें हैं, इनका नाम रखा जाएगा शहीदों के नाम पर। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये नामकरण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कल रियासी में एक सड़क का नाम एक शहीद वीर जवान के नाम पर रखा गया। उधमपुर में भी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर का नाम हमारे जो शहादत पा चुके शौर्य चक्कर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर 13 दिसंबर को रखा जाएगा। यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। बाकी जगह भी कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में होने जा रहे हैं। आप भी ज़रूर ये जो हमारे शहीद हैं इन्हें ज़रूर नमन कीजिए, इन्हें ज़रूर याद कीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और 100 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पिछले 2 सालों में दे दी गई है और इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई। इनमें टॉप लेवल के जो IAS ऑफिसर्स तक शामिल हैं। और आप जानते हैं कि जब पहले की सरकारें हुआ करती थी और पहले की सरकारों से जब अलग अलग एजेंसी, चाहे वो CBI है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो है या फिर बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगती थी तो ये नहीं मिला करती थी और कई सालों तक ये फाइल जानबूझकर पेंडिंग कर दिया जाता था। लेकिन अब प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने को लेकर LG मनोज सिन्हा खुद चाहते हैं कि जितनी भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस मांगी जाएं, खासकर करप्शन के केसेस में, वो तुरंत दे दी जाएं। इसी को लेकर हाई कोर्ट को भी सलाम करना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी समय समय पर विभिन्न डायरेक्टिव्स देती आई है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एक अहम हिस्सा है ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्हें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रोसिक्यूट करने का मौका मिले। हम आपको ये बताते चलें कि गुलमर्ग लैंड स्कैम में एक टॉप लेवल की जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं उन्हें लेकर भी हाल ही में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो है वो दिया गया था, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई CBI ने की और आप जानते हैं कि उनके घरों पर और तमाम जो उनके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर रेड वगैरह भी हुए थे। अब ये बदलती फ़िज़ा और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। और जब जम्मू कश्मीर बदल रहा है तो हम आपको ये भी बताते चले कि संसद में एक जानकारी दी गई है और इस जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में अभी तक 31,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं उन्हें सैंक्शन कर दिया गया है। यानी कि जो 2022 का साल है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर कई बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगी और इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ लगेंगी तो न केवल जम्मू कश्मीर की इकनॉमिक ग्रोथ होगी बल्कि यहाँ के जो लाखों युवा हैं उन्हें भी नौकरी ज़रूर मिलेगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो केंद्र की सरकार है वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करने में देरी कर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो खुद एक MP है हमारे श्रीनगर से, उन्होंने सेंट्रल कश्मीर से, उन्होंने ये कहा कि अब एसोसिएट मेंबर होने के बावजूद अभी तक ना तो उन्हें कुछ बताया गया है, न ही उनके साथ जो इसकी एक इंटरिम रिपोर्ट कह लीजिए उसे शेयर किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलती है और डिक्टेटरशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। हम आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में जो सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती का सिलसिला था उसके लिए आखिरी आवेदन 10 दिसंबर को रखा गया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं MOS होम नित्यानंद राय ने एक बड़ा जो आपके संसद में, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया है जिससे अलग अलग जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें रिपोर्टिंग करने से बैन किया जाए। एक सवाल आया था कि अगर जर्नलिस्ट की जो रिपोर्टिंग है वो शांति को भंग करने वाली है तो क्या उससे बैन करने का कोई आदेश सरकार ने पारित किया है। उसके ऊपर MOS होम नित्यानंद राय का साफ कहना था कि ऐसा कोई आदेश अभी तक सरकार की तरफ से इशू नहीं हुआ है। हम आपको ये भी बताते चले कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो सड़कों का जाल है वो बिछाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में जब सड़कों का जाल बिछाने की बात हम आपसे के साथ करते हैं तो 2022 एक अहम साल होने वाला है और 2022 के अंत तक जहां जम्मू से लेकर श्रीनगर तक का जो हमारा नेशनल हाईवे है उसका लगभग 90% काम पूरा हो जाएगा और जम्मू
से आपको श्रीनगर पहुंचने में मात्र 4-4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन 2023 एंड आते आते यही समय आपका 3 घंटे तक कम हो जाएगा। जहां एक तरफ 300 किलोमीटर का जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था, अब ये 215-20 किलोमीटर का ही रह जाएगा, क्योंकि नाशी टनल से लेकर बनिहाल के बीच में 6 बड़े बड़े टनल्स बनाए जा रहे हैं। और हम आपको ये बताएं कि इन टनल्स के बनने से न केवल आप डायरेक्ट जो है वो चले जाएंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएं कि लगातार यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो श्रीनगर तक पहुँचेंगे, बल्कि आपको बड़ी ही आसानी से आप जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में दिसंबर 2023 के बाद पहुँच सकेंगे। लगातार जहाँ एक तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी सड़कें बनाने का काम जारी है। हम आपको ये भी बताएंगे एक महत्वाकांक्षी योजना लेह को जोड़ने की है, और लेह को जोड़ने के लिए वाया किश्तवाड़ आपका गुलाबगढ़ से होते हुए ज़ंस्कार एक नेशनल हाईवे प्रपोज्ड है, और अगले 4-5 सालों में उस पर भी काम किया जा सकता है। आज के लिए मुझे और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा को दीजिए इजाज़त।